Hello student, this is our next video of chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. Okay, so in our previous video lecture we discussed about the First World War and the Treaty of Versailles, which is commenced after the First World War between the Allies powers and the Germany. ओके तो जो वाइमर रिपब्लिक बना था उसके ऊपर जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी वो इम्पोज की गई थी एंड वट वर द कंडीशंस और वट वर द डील्स इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हमने वो सब डिस्कस किया था। कैसे 6 बिलियन पाउंड का जो कंपनसेशन था वो जर्मनी पे इम्पोज किया गया, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, उसके जो कोल रिजर्व्स आयरन रिजर्व्स थे वो उससे छीन लिए गए, उसकी टेरिटरीज उससे छीन ली गई, पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी कम हो गई। सो ऑल दीज वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर फर्दर टॉपिक, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब उस वॉर का इफेक्ट क्या रहा, वो तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस था, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया, बट अब इस वॉर का लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट जो इफेक्ट था इस वॉर का वो था डिवेस्टेटिंग इफेक्ट। ठीक है, डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट क्या था, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है बहुत एक तरह से वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा। साइकोलॉजी कैसे, साइकोलॉजिकली जो है क्योंकि लोगों के माइंड के अंदर क्या था, एक ही चीज़ थी कि इस ट्रीटी के अंदर जो है जर्मनी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, जर्मनी को इंसल्ट फेस करनी पड़ी है, हार्श पॉलिसीज़ जो थी जर्मन्स के ऊपर इम्पोज की गई थी। तो लोगों के माइंड में एक ही चीज़ थी, हमारी इंसल्ट हुई है, वी हैव टू रिवेंज, हमें बदला लेना है। सिर्फ बदले की जो उनके अंदर फीलिंग थी ना वो उनके माइंड में हर टाइम चलती रहती थी। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ था, दैट वाइमर रिपब्लिक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, फॉर दिस वॉर, फॉर द ट्रीटी, ऑल वो हर एक चीज़ के लिए वाइमर रिपब्लिक को जो है रिस्पॉन्सिबल मानते थे। एंड फाइनेंशियली नो डाउट जब भी कोई वॉर होता है तो चाहे कोई विनर है चाहे कोई लूज़र है, हर एक के ऊपर फाइनेंशियली तो उसकी कंडीशन जो है डाउन जाती ही जाती है। क्योंकि वॉर को ये नहीं कि ठीक है हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें वॉर चल रहा है और किसी का कुछ भी लॉस जो है नहीं होता है, तो इसमें क्या था, लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स हम वॉर के अंदर बहुत सारे जो है वेपन्स का यूज़ करते हैं, उसमें सोल्जर्स होते हैं, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, उनके जो उनके हथियार हैं उन सब का अरेंजमेंट, तो वो सारी चीज़ें, वॉर इज़ नॉट अ इजी टास्क, बहुत पैसा लगता है। तो फाइनेंशियली जो है लोगों की कंडीशन बहुत डाउन थी। एंड ऑफ कोर्स जर्मनी की तो वैसे भी डाउन होगी क्योंकि एक तो वॉर में उसका इतना लॉस हुआ, सेकेंडली वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी जो इस पर इम्पोज की गई थी उसके अंदर भी उसके ऊपर एक तो फाइन जो है उसके ऊपर लगा दिया गया, कंपनसेशन अमाउंट $6 बिलियन प्लस उसके जो है टेरिटरीज, उसके रिजर्व, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। तो फाइनेंशियली जो है उसकी कंडीशन बहुत डाउन थी। अब यूरोप की बात करें जो कि विनर था, ठीक है, क्योंकि हमारा यूके यूरोप में ही आता है, यूके फ्रांस ओके एंड रशिया का कुछ पार्ट। तो यूरोप जो था जो कि कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स के नेम से जाना जाता था, नाउ दैट कंटिनेंट विल बिकम द कंटिनेंट ऑफ डेप्टर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है एंड डेप्टर्स क्या है। यूरोप की कंडीशन पहले बहुत अच्छी होती थी तो वो क्या करता था, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ को मनी जो था वो देता था, उनकी हेल्प करता था, उनको एक तरह से उनको मनी प्रोवाइड कराता था। तो वो कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स के नेम से जाना जाता था कि किसी को भी मनी की नीड है, किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो वो यूरोप से हेल्प ले सकता है। बट नाउ दैट कंटिनेंट वो क्या बन चुका है, कंटिनेंट ऑफ डेप्टर्स, वो खुद कर्जे में डूब चुका है क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है। क्योंकि नो डाउट वो विनर रहा बट सोल्जर्स तो वहाँ पे भी मारे गए ना, और सेकेंडली वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो अब वो भी डेप्टर बन गया, अब उसको भी मनी की ज़रूरत है, वो जीता ज़रूर है बट एक्चुअल में लॉस उसका भी कम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अब एक्चुअल में एक चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि
वर्ल्ड वॉर में ना अगर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट में रहा है ना वो यूएसए रहा है, क्योंकि यूएसए एक तो ऑलरेडी वॉर में इतना लेट इंक्लूड हुआ था। सेकेंडली उसकी जो उसने इतना ज़्यादा एफर्ट इस वॉर में नहीं लगाया था, वो लास्ट में आया था। दैट्स वाई वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो डाउन नहीं गई थी। वो अभी भी वो अब क्या है, अब वो जो है पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है, और वो अब बाकी कंटिनेंट्स को, बाकी कंट्रीज़ को मनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो हमारी चीज़ बाद में आती है। अभी जस्ट आप इतना जान लीजिए कि जो यूरोप है वो कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स से कंटिनेंट ऑफ डेप्टर्स बन चुका है। थर्ड जो था, वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स स्पॉटर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वाइमर रिपब्लिक और वहाँ के स्पॉटर्स को फेस करनी पड़ी। अब कैसे फेस करनी पड़ी, एज यू ऑल नो वेरी वेल, कॉन्टीन्यूसली मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि लोग वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। किस चीज़ के लिए, वो क्योंकि उनके ऊपर जो वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी को डिफीट मिली है, सेकेंडली जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई है, इन सब के लिए वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। अब वाइमर रिपब्लिक कोई पर्सन तो नहीं है ना कि लोगों को वो दिखा और उसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। वाइमर तो रिपब्लिक है, तो मीन्स जो उसके स्पॉटर थे, वाइमर रिपब्लिक के जो स्पॉटर्स थे, जो उसको फॉलो करते थे, जो उसको मानते थे, तो वो उन लोगों को, वो जहाँ भी जाते थे लोग उनको जो है उसी टाइम पे उनको कर्स करना स्टार्ट कर देते थे, टॉन्टिंग करना स्टार्ट कर देते थे, उनको रिस्पॉन्सिबल मानते थे। एंड even Weimar Republic and its supporters are also called as November criminals. Okay, ये वन मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर क्रिमिनल्स किन को बोला जाता था, जो वाइमर रिपब्लिक और उसके स्पॉटर्स थे उनको जो है नवंबर क्रिमिनल बोला जाता था। वाई दे कॉल नवंबर क्रिमिनल, बिकॉज जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी वो नवंबर में हुई थी। ठीक है, और क्योंकि जो जर्मनी के बाकी लोग थे वो ये मानते थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है वो जस्ट लाइक एज अ क्राइम है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो और वो क्राइम किसने किया है, वाइमर रिपब्लिक ने किया है, क्योंकि उसने ट्रीटी साइन की थी। वो लोग तो ऐसे ही मानते थे ना कि ट्रीटी साइन की तो मतलब उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो जिसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक और इनके सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल कॉल किया जाता था। अब बात आती है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दैट हैज़ डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर गहरा प्रभाव, बहुत डीप इम्प्रिंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने छोड़ी। हाउ, कैसे छोड़े, तो कैसे छोड़े इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था, ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड। ओके, सो ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड का मीनिंग क्या है, ट्रेंच लाइफ मीन्स क्या है कि अब देखो एक्चुअल में ट्रेंच लाइफ क्या होती है, आपको मैं एक छोटी सी पिक्चर शो करूँगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी उसमें जो राइनलैंड वाला एरिया था और उसके आसपास वाले जो एरिया थे जहाँ से जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड किया गया था, यानी वो मिलिट्री नहीं रख सकता था, आर्मी पावर नहीं रख सकता था। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में भी किया था। तो अब जर्मन का जो है, जर्मन के पीपल का, जर्मन लोगों का मेन मोटिव क्या था, मेन मोटो उनका क्या था, वो चाहते थे कि जो आर्मी पावर है वो उनकी इंक्रीज हो, आर्मी जो है उनकी बढ़े। बट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि देखो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमें बदला लेना है, हमें तो रिवेंज लेना ही लेना है। दैट्स वाई वो सोल्जर्स की काउंटिंग जो है अपनी नंबरिंग बढ़ाना चाहते थे। अब नंबरिंग कैसे बढ़ाएंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सोल्जर लाइफ को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो पर्सन जो अपनी कंट्री के बारे में सोचेगा, जो सोल्जर होता है वो सबसे बेस्ट होता है और सबसे जो है एक तरह से हाईएस्ट पोजीशन भी कंट्री में सोल्जर की ही है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए जो है डिफेंड कर रहा है, अपनी कंट्री को डिफेंड करता है, अपनी कंट्री की टेरिटरीज को डिफेंड करता है। ठीक है, अब ट्रेंच लाइफ क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। देखिए ट्रेंच लाइफ क्या होती है, ट्रेंच एक्चुअल में ये है, देखिए जो ये वी शेप ये बना हुआ है ना, ये ट्रेंच होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी सोल्जर वॉर पे जाते हैं, वॉर करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, वो इस टाइप के 2 मीटर का जो कि गड्ढा जो है डीप जो ट्रेंच है वो बना लेते हैं और इसमें खड़े होके यहाँ पे क्या होता है 5 स्टेप होता है, यहाँ पे वो फुट रख के
ऐसे यहाँ से ऊपर वाली साइड से जाके ये जो है सैंड बैग्स होते हैं, इस पर अपनी गन रखते हैं और गन रख के फिर जो है यहाँ से शूट करते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है, जो एनिमी होता है। अब एनिमी जो है यहाँ से क्रॉस होके इधर ना आ जाए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वायर, जो बार्ब्ड वायर्स होती हैं, सिंपल कोई भी वायर जो है वो यहाँ पे हैंग करके रखते हैं, जिससे कि वो अगर यहाँ पे आने की ट्राई भी करे तो यहाँ पे वो फंस जाए, और वो जो सोल्जर है वो यहाँ पे डायरेक्ट अपनी गन रख के सीधा सामने वाले को शूट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है इस टाइप का ट्रेंच होता है। हाउएवर द ट्रुथ वॉज डिफरेंट, ट्रुथ बिल्कुल अलग था एक्चुअल में। तो क्या था, क्योंकि आर्मी रखने का राइट तो उनको था ही नहीं, बट फिर भी जो है वो लोग ट्राई कर रहे थे, वो सोल्जर्स की लाइफ को जो है ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताते थे। सेकेंडली यहाँ पर जो मैन थे दे आर वेरी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन, ओके, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था, इसलिए वो चाहते थे कि जो सोल्जर हैं या जो मतलब मैन है वो मेनली अग्रेसिव नेचर का जो होगा ना उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर वो अग्रेसिव नहीं होगा तो वो अपनी कंट्री को डिफेंड कैसे करेगा। सेकेंडली उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो वो अपनी जर्मनी जिसको इतनी जो है इंसल्ट फेस करनी पड़ी है वो उसको जो है उसका बदला ले सकता है। सेकेंडली एक और चीज़ वो चाहते थे, एक और चीज़ जो है इस टाइम पे लोगों की माइंड में चल रही थी वो था एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन पब्लिक। अब क्या था, लोगों के माइंड के अंदर एक ही चीज़ थी कि जो अग्रेसिव नेचर का होगा, जो वॉर प्रोपेगेंडा रखेगा। वॉर प्रोपेगेंडा क्या है कि जो सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचेगा, जो सिर्फ ये सोचेगा कि कंट्री को डिफेंड करने के लिए, कंट्री की एक्चुअल जो पोजीशन है उसको गेन करने के लिए हमें जो है हर टाइम अपने आप को अलर्ट रखना होगा, हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। वी कांट बी सॉफ्ट, वी शुड बी एग्रेसिव, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन डिफेंड आवर सेल्फ, हम अपना रिवेंज ले सके और हम जो है अपने आप को पावरफुल कंट्री बना सके। तो डेमोक्रेसी वाला जो आइडिया था ना, दैट इज़ जस्ट लाइक एज अ फ्रेजाइल आइडिया, मीन्स कि अब डेमोक्रेसी उनके लिए क्या था, डेमोक्रेसी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। दे स्पॉट कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, ओके। अब वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप चाहते थे, मीन्स अब उनकी थिंकिंग जो थी वो काफ़ी जो है नैरो थी। वो चाहते थे कि जो रूल है वो कोई डेमोक्रेसी बेस्ड ना हो, बल्कि डिक्टेटरशिप में हो, एक ही जो है किंग हो जो उसी के अंडर सब रूल करे, उसी के पास सारी पावर हो, ठीक है। अब पॉलिटिकल जो है रेडिकलिज्म कैसे आता है, तो पॉलिटिकल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या होता है इस टाइम पे, एक साइड वाइमर रिपब्लिक है, एज यू ऑल नो वाइमर रिपब्लिक को बाकी जर्मन के पीपल लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके ओपोजिशन में, उनके वर्सेस में कौन आते हैं, स्पार्टकिस्ट लीग। स्पार्टकिस्ट लीग क्या है, ये जो है ग्रुप है, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा ग्रुप था जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में हुई थी, वो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। वो उसको हम डीपली हम सेकंड चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट इतना जानिए कि जो रशिया था, रशिया के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई थी और ये जो स्पार्टकिस्ट लीग थी वो उस रशियन रिवॉल्यूशन के पैटर्न को फॉलो करना चाहती थी, ठीक है। और सेकेंडली वो क्या चाहते थे, दे डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वो सोवियत जो स्टेट है यानी जो रशिया है वहाँ पे जैसी गवर्नमेंट है वो ऐसी ही गवर्नमेंट जर्मनी में चाहते थे। दैट्स वाई जो स्पार्टकिस्ट लीग थी उसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी बना ली जर्मनी के अंदर। अब जो स्पार्टकिस्ट लीग है इसका सिंबल क्या था, स्टार बना हुआ है, बीच में हैमर और सिकल है, ठीक है, ये इसका सिंबल था। और जो वाइमर रिपब्लिक है उसका एक क्रॉस टाइप में जो है, मतलब क्रॉस नहीं है बट जस्ट लाइक एक जैसे क्रिश्चियन सिंबल होता है ना, एक उस टाइप का एक सिंबल है, ये वाइमर रिपब्लिक का सिंबल था। तो देखिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वाइमर रिपब्लिक पहले से ही है, सब जानते हैं, आप जानते हो अच्छे से। उसके ओपोजिशन में कौन आता है, स्पार्टकिस्ट लीग आती है। क्यों आती है, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक को कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये लोग चाहते हैं, ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं और एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रशियन कंट्री में जैसी गवर्नमेंट है वैसी ही गवर्नमेंट जो है यहाँ पे होनी चाहिए, इस चीज़ का फेवर करते हैं। अब वाइमर क्या करेगा, चुप तो नहीं बैठेगा ना, तो वाइमर जो रिपब्लिक है वो इसको ओपोज करना स्टार्ट कर देती है, इसका विरोध करती है। एंड
वो क्या करते हैं, दे क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। ओके, वो क्या करते हैं, इस विद्रोह को दबाते हैं, किसकी हेल्प से, जो फ्री कॉप्स होती है उसकी हेल्प से। फ्री कॉप्स मीन्स ये नहीं कि कोई भी सोल्जर जो फ्री मिल रहा है उसको हायर किया और इस क्रश को जो है, इस अपराइजिंग रिवोल्ट को दबा दिया, नहीं। फ्री कॉप्स मीनिंग क्या है, जो पीपल, ठीक है, जो पीपल जर्मन में थे जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उनकी हेल्प से, उन सोल्जर की हेल्प से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बच गए, उनकी हेल्प से वाइमर रिपब्लिक ने स्पार्सिस्ट लीग ने जो रिवोल्ट किया था, जो उसके फेवर में जो है उन्होंने मतलब इस रिवोल्ट को दबा दिया। उसके बाद क्या होता है, दे वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो वाइमर रिपब्लिक थे वो क्या चाहता था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता था। और स्पार्सिस्ट लीग क्या चाहते थे, वो चाहते थे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जैसी है वैसी रशिया के अंदर गवर्नमेंट है वैसी होनी चाहिए। तो दोनों में क्लैश हो जाता है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट कौन है, वाइमर रिपब्लिक, जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जो एक अच्छी गवर्नमेंट चाहते हैं। और कम्युनिस्ट कौन थे, स्पार्सिस्ट लीग, जो एक तरह से कम्युनिज्म चाहते हैं, जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है और इस चीज़ का बेनिफिट कौन उठाता है, हिटलर। ठीक है, हिटलर को हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जस्ट आप इतना आप क्लियर कर लीजिए कि वाइमर एक साइड है, दूसरी साइड स्पार्सिस्ट लीग है, दोनों के बीच में क्लैश होता है। इसका फ़ायदा हिटलर उठाता है और हिटलर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठा के जो है यहाँ पे जर्मनी के अंदर जो है इस चीज़ का बेनिफिट उठा के पावर में आ जाता है। वो पावर में कैसे आएगा वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद अब कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनफैक्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। मींस इकोनॉमी वाइज सबकी कंडीशन जो है वो काफ़ी डाउन चली जाती है। अब काफ़ी डाउन कैसे चली जाती है इस टाइम पे, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर हुआ है तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है हर कंट्री का, रिसोर्सेज काफ़ी ख़त्म हुए हैं। जो यूरोपियन जैसी जो कंट्री हैं वो भी जो है दूसरी कंट्री से लोन लेने के लिए, डेप्ट लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पे जर्मनी की क्या कंडीशन होती है, जर्मनी एंड वॉर रिपरेशन मीन्स जर्मनी जो है वॉर के बाद अब वो अपने आप को जो है एक तरह से प्रिपेयर करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है दोबारा से। बट क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा जो है बर्डन आ चुके हैं, $6 बिलियन उसको कंपनसेशन देना है, उसके पास कोई लैंड नहीं है। तो कुछ टाइम तक तो जर्मनी वो 6 बिलियन वाला अमाउंट पे करता रहता है। बट 1923 में वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था ना। तो 18 के बाद 1919, 1920, 21 और 22, ये 4 इयर्स तक तो वो उस कंपनसेशन को, $6 बिलियन के कंपनसेशन को जो है वो फिल करता है, वो देता रहता है। बट 1923 में आके जर्मनी रिफ्यूज टू पे। वाई? क्योंकि रीजन है उसके पास, वो अभी तक $6 बिलियन कॉन्टिन्यूशन में पे किए जा रहा है। ऊपर से क्या करता है, जो फ्रेंच है वो जर्मनी का जो रूहर रीजन है, रूहर रीजन जो है वो वर्ल्ड फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वर्ल्ड फेमस है। कोल जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोल जो है जर्मनी के रूहर रीजन में होता था। तो फ्रेंच क्या करता है, जो फ्रांस है वो उस एरिया को भी छीन लेता है उससे। तो जब उसके उस एरिया को भी छीन लिया जाता है तो जर्मनी में क्या करता है, वो भी अब आमने सामने जाता है। वो बोलता है बहुत हो गया, मतलब इतना कुछ मैंने भी वर्ल्ड वॉर में बहुत कुछ खोया है, ऊपर से मेरे ऊपर इतनी सारी ट्रीटी लगा दी गई, इतना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं ये सब कुछ क्यों सहूँ। तो वो क्या करते हैं, जर्मनी रिटेलिएटेड विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का, जर्मनी जो है प्रिंटिंग पेपर पे करेंसी बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस बना लेता है, खुद से जो है करेंसीज प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है और बिना सोचे समझे प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना, जितनी करेंसी वो प्रिंट करेगा उतनी ही उसकी कंडीशन भी अच्छी होगी, वो जल्दी से जल्दी जो $6 बिलियन है उनको भी पे कर सकता है और अपनी कंडीशन भी इम्प्रूव कर सकता है। बट नो डियर स्टूडेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। वाई? अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर हर एक पीपल अपनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना ले, नोट छापने की मशीन बनाते और हर कोई जो है करेंसी छापे जा रहा, प्रिंट करे जा रहा है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो इससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी।
अब हर एक कंट्री अगर अपनी मर्जी से अपनी करेंसी जो है प्रिंट करना स्टार्ट कर दे तो इससे क्या होगा, चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, और जब रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन चली जाएगी। जर्मनी ने भी यही मिस्टेक की, उसने जो उसकी करेंसी मार्क थी उसको जो है रेकलेसली प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जर्मनी की जो मार्क करेंसी की वैल्यू थी वो डाउन चली गई। अब डाउन चलेगी तो क्या हुआ, चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। अगर उसको एक सिंपल ब्रेड भी परचेज़ करना था तो एक, अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं करेंसी जो है प्रिंट कर रही हूँ, मुझे एक पेन लेना है, उस पेन की वैल्यू है 5 रुपीज़, ठीक है। अब मेरे पास प्रिंटिंग मशीन है, मैंने 5 रुपीज़ प्रिंट किए, मैं उस पेन वाले को दे के आ गई और मैंने पेन उससे ले लिया। सेकंड वाले के पास भी प्रिंटिंग मशीन है, वो कहता है कि नहीं, ये पेन तो मुझे चाहिए, इसको क्यों दिया, मैं 10 रुपीज़ आपको दूंगा। वो अपने 10 रुपीज़ प्रिंट करके लाता है, उसको दे देता है और वो चीज़ दे देता है। सिंपल 5 रुपीज़ का पेन 10 रुपीज़ में हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करता है, मैं बोलूँगी अरे ऐसे कैसे, ये तो मेरी इंसल्ट है। मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस में से, अपनी मशीन से अपने 20 रुपीज़ निकालूंगी प्रिंट करके और दे आऊँगी, लो ये पेन मुझे वापस करो, मैं इसको 20 में खरीदूंगा। तो क्या होगा, इससे चीज़ों के रेट बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि इंडिया के पास तो प्रिंटिंग मशीन है तो हम बहुत सारा पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर सकते हैं, इससे तो हमारी सारी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होगा, सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द रेट्स ऑफ गुड इंक्रीज इंस्टेंटली, जब चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन जर्मनी की ख़राब है, उसकी वैल्यू गिर चुकी है, उसकी करेंसी की, चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, वो खाने के लिए भी तरस रहा है। तो इस कंडीशन में यूएस उससे सिंपैथी दिखाता है और उसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, वो एक डावस प्लान लेके आता है। डावस प्लान क्या होता है, ये यूएस ने लॉन्च किया था, ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है। डावस प्लान होता है कि यूएस जो है उसको एक ऑफर देता है कि ठीक है, आपको $6 बिलियन पे करने हैं, हमने आपके लिए एक लिमिटेड जो है टाइम रखा है, बट नाउ यू आर फ्री, हम आपका टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं। आप जो है इस टाइम तक, मतलब जो उन्होंने टाइम लिमिट बढ़ाई कि अब आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप आराम से बिना किसी टेंशन के जो है हमारी मनी, जो 6 बिलियन का कंपनसेशन आपके ऊपर लगा है, आप उसको आराम से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर पार्ट। सो टुडे योर होमवर्क विल बी, जो पार्ट हमने ये 3 पार्ट्स 3 वीडियो लेक्चर्स किए, इन 3 वीडियो लेक्चर्स में से जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन निकलते हैं, जितने एज मैनी एज यू कैन, जितने आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं उतने क्वेश्चन आप निकाल के नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। प्लस जो आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में इतने पार्ट में से 2 या 3 या 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर किन किन कंट्रीज़ के बीच हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या था, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, ओके, तो इफेक्ट ऑफ वॉर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था लोगों पे, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। एंड आई एम अगेन सेइंग, प्लीज़ रीड योर एनसीईआरटी सो दैट यू आर able to give any type of answer. Okay, so goodbye student.